लेट्स बिगिन नाउ। आखिरी पड़ाव ऑफ कैपिटल गेन, दैट इज एग्जेम्पशंस ऑफ कैपिटल गेन। यहाँ पर एग्जेम्पशंस होंगे दो तरीके के, एक है सेक्शन 10 और दूसरा रहेगा सेक्शन 54। सेक्शन 10 is a direct exemption and section 54 is about investment related exemptions। ठीक है, सेक्शन 10 की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला है 1033, दैट इज यूनिट्स of the unit scheme 1964, so now it is not so relevant as of now। उसके बाद है compulsory acquisition of urban agricultural land, because rural is always out of the purview of capital asset definition। so urban agricultural land is exempt अगर वो compulsory acquire होती है तो। condition क्या है कि it is benefit is given only to the individual and HUF, और वो benefit अगर वो लोग पिछले 2 सालों में प्रीसीडिंग 2 इयर्स अगर वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है तो उस पर आपको मिलेंगे एग्जिम्पशंस। शर्त है कि कंपलसरी एक्वायर होना चाहिए, सेल करने पर तो कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जिम्पशंस, सेक्शन 54 के। सबसे पहला सेक्शन 54 इटसेल्फ, द बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल एंड HUF। अब सेक्शन 54 क्या कहता है, इट इज RHP वर्सेस RHP। सो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वर्सेस रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। आपने पुरानी वाली बेची और आपने नई वाली प्रॉपर्टी परचेस करी, ठीक है, और उसमें आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ वो आपको मिलेगा एग्जेम्पशंस, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, कि आपकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है इट मस्ट बी रेसिडेंशियल हाउस। जो प्रॉपर्टी आपने बेची है वो कौन सी होनी चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, पहली बात। जिसकी इनकम IFHP के अंदर ट्रीट होती हो, मतलब इट कैन बी SOP, इट कैन बी LOP, ठीक है, इट कैन बी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और इट कैन बी लेट आउट प्रॉपर्टी, बट IFHP के हेड में होना चाहिए। इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस देन वो कंसिडर नहीं होगा। मान लो आपका रेंटिंग का बिजनेस है, ठीक है, प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, भले वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, सामने आपने जिसको दिया है वो रेंट पे यूज, आपने जिसको रेंट पे दिया है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा हो, लेकिन फिर भी इट इज नॉट बेनिफिट, द बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 54, बराबर। इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो दूसरी कंडीशन है इट मस्ट बी LTCA, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही एग्जेम्पशन मिलेगा, शॉर्ट टर्म में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल। अब आपको नई एसेट जो परचेस करनी है उसमें आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। पहला, अगर आपका कैपिटल गेन इज लेस देन 2 करोड़, आपने जो कोई पुराना प्रॉपर्टी आपने बेचा है और आपको जो कैपिटल गेन हुआ है वो 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप नए 2 रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हो। यू कैन इन्वेस्ट इनटू 2 रेसिडेंशियल हाउस विद इन इंडिया। अदरवाइज यूजुअली क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर्टी अगर आपने बेचा है तो सामने एक ही प्रॉपर्टी का आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, लेकिन यहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा 2 हाउस का, ठीक है, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो। अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा है तो यू हैव ओनली 1 रेसिडेंशियल हाउस एज अ ऑप्शन, ठीक है, आपको नया एक ही प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन मिलेगा। यहां पर जो आपको बेनिफिट मिला है ये आपको मिलेगा वंस इन ए लाइफ टाइम। मतलब अगर आपने ऐसा ऑप्शन एक बार एक्सरसाइज कर लिया है, ठीक है, आपने कोई नई 2 प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो वो आपको वंस इन ए लाइफ टाइम मिलेगा, मतलब इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेम और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। फाइन, देन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशंस, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा। सो इट इज a lower of capital gain or the cost of new asset, but it is restricted to 10 करोड़, ठीक है, मतलब 10 करोड़ से क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। अब ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है,
ये जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, उसको टैक्सेबिलिटी के दायरे में लाने के लिए ये एक लिमिटेशंस यहाँ पर लगाया गया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है, फॉर एग्जांपल उसमें आपको 12 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, 12 करोड़। आपने नया प्रॉपर्टी 15 करोड़ का खरीद लिया, तब उसमें क्या होता था कि आपने 12 करोड़ का जो कैपिटल गेन हुआ है, सामने 15 करोड़ की नई प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है? तो ये जो अमेंडमेंट हुआ 2023, उससे पहले ऐसा था कि आपको पूरा का पूरा 12 करोड़ एग्जेम्प्ट होता था, ठीक है? लोअर ऑफ इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर, राइट? तो यहाँ पर फिर ये चेंज लेकर आए कि आपको मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा एग्जेम्पशन का वो कितना रहेगा? 10 करोड़। 10 करोड़ से ज्यादा ये नहीं जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग एक डिटेल एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, अलग-अलग कंडीशन में कितना एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद टाइम पीरियड फॉर एक्वायरिंग न्यू एसेट, आपको नई वाली कब तक फाइनल करनी है? अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप जो नई वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो आप रेडीमेड ले रहे हो, ठीक है? मतलब आप परचेज़ कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन है कि जो रेडीमेड अवेलेबल है वो आपको पसंद नहीं है। यू वांट टू कंस्ट्रक्ट, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ बनाएँगे हम लोग, ठीक है? तो उसके पा उस केस में भी आपके पास अलग ऑप्शन है, ठीक है? लुक, देखो यहाँ पर। सो इट इज सेक्शन 54 आरएचपी वर्सेस आरएचपी। आपको नया प्रॉपर्टी अगर परचेज करना है, तो परचेज करने के केस में आपको यहाँ पर ये जो है हमारा डेट ऑफ सेल, क्या है ये? डेट ऑफ सेल, इस दिन हमने प्रॉपर्टी बेचा है। सो अगर आपको रेडीमेड चाहिए, ठीक है, तो आप विद इन 2 इयर्स इसको परचेज कर सकते हो। जिस दिन आपने बेचा वहां से लेकर 2 साल तक, मतलब आपके पास 14 जून 2026 का टाइम रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई, जैसे यूजुअली भी हमने ट्रांजैक्शन ऐसे देखे होंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो, तो पहले आप एंश्योर इतना कर लोगे कि आपको नई वाली पहले मिल जाए, ठीक है? उसके बाद में आप पुरानी वाली को छोड़ोगे। प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब यहाँ पर आपको जो नई वाली प्रॉपर्टी है, आपने अगर विदिन अ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, सेल से 1 साल के बीच में अगर आपने परचेज़ किया हुआ है, सो दैट प्रॉपर्टी इज़ आल्सो एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशंस। मतलब आप उसको आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेम्पशंस, ठीक है? सो परचेज़ करना हो तो 1 ईयर बिफोर तक का प्रॉपर्टी अवेलेबल चलेगा, और 2 इयर्स, विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। यहाँ पर आपको जो भी देखना है टाइम पीरियड, वो डेट ऑफ सेल से देखना है। लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, कस्टमाइज़ अपने हिसाब से प्रॉपर्टी बनानी है, तो आपको यहाँ पर 3 साल का टाइम मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, उसमें बिफोर का ऑप्शन नहीं, ठीक? सो नया प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हो 1 ईयर बिफोर या 2 इयर्स आफ्टर परचेज़ करना हो तो, और कंस्ट्रक्ट करना हो तो विदिन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल इज़ अगेन इंपोर्टेंट इन दिस केस, फाइन? अब एग्जम्पशन की जो बात करी हमने, कितना मिलेगा आपको? तो जैसा आपको बताया मैंने कि कैपिटल गेन और न्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच एवर इज लोअर, बट मैक्सिमम कितना? 10 करोड़। 10 करोड़ को वो क्रॉस नहीं कर सकता। लेट अस टेक डिफरेंट केसेस ऑफ दिस। आपने 7 करोड़ का गेन हुआ है, आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा है 12 करोड़ का, ठीक है? अब यहां पर मैक्सिमम लिमिट आपकी जो रहेगी, क्या रहेगी? लोअर ऑफ द न्यू हाउस प्रॉपर्टी और 10 करोड़, ठीक है? नया जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका मैक्सिमम कैप कितना रहेगा? 10 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट आप 50 करोड़ का भी क्यों ना करते हो, लेकिन जो नई प्रॉपर्टी का कैप रहेगा वो कितना रहेगा? 10 करोड़ तक, ठीक है? So 12 crore and 10 crore. So that comes to 10 करोड़। So 10 करोड़ और 7 करोड़ whichever is lower. मतलब आपको गेन हुआ है फॉर एग्जांपल 7 करोड़ का, आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है 12 करोड़ का, ठीक है? और अब सिंपल तरीके से भी सोचो तो whichever is lower मतलब क्या होगा? 7 करोड़। डन, खत्म हो गई बात, ठीक है? दूसरा केस देखो, गेन हुआ है 12 करोड़ का, नया प्रॉपर्टी खरीदा आपने 14 करोड़ का, ठीक है? और मैक्सिमम लिमिट, इसको चलो अभी मान लो नहीं आपको कंप्लीट करना हो, ठीक है? सो व्हिचर इज लोअर कितना होगा? 12 करोड़। लेकिन आपका एग्जेम्पशन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10 करोड़। तो 2 करोड़ आपका जो रहेगा कैपिटल गेन, इट इज टैक्सेबल। सिंपल। कुछ ज्यादा ना सोचो तो पहले क्या करो, लोअर निकालो और मैक्सिमम कैप लगा दो 10 करोड़ की, तो भी बहुत आसान है ये। देखो 11 करोड़ की आपकी कैपिटल गेन, 9 करोड़ का आपका नया इन्वेस्टमेंट, व्हिचर इज लोअर मतलब 9 करोड़।
सो 9 CR इज योर एग्जिम्पशन। 11 करोड़ का आपका कैपिटल गेन है, 9 करोड़ का एग्जिम्पशन, तो बचा कितना? 2 करोड़। वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सिंपल। ठीक है। चौथा एग्जांपल, 15 करोड़ का कैपिटल गेन, 13 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, विच इज लोअर, मतलब कितना होगा? 13 करोड़। लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप लोग? 10 करोड़। तो 15 करोड़ का कैपिटल गेन, 10 करोड़ का एग्जिम्पशन, तो 5 करोड़ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सिंपल। ठीक है। रटने की भी जरूरत नहीं है, विच एवर इज लोअर निकालो, अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो 10 करोड़ मैक्सिमम। ठीक है। उतना आपको मिलेगा सेक्शन 54 में। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी परचेस किया, एग्जिम्पशन क्लेम किया और आपने प्रॉपर्टी बेच दिया। इनकम टैक्स बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का। क्या करने का? देखो, यहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपने जो नया एसेट परचेस किया है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। कौन से रिस्ट्रिक्शंस? न्यू एसेट acquired shall not be transferred within 3 years from the date of purchase or constructions। आपने जिस दिन परचेस किया वहां से लेकर के 3 साल तक का टाइम, तब तक आपने जो नया प्रॉपर्टी परचेस किया है जिस पर आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है वो आपको बेचना नहीं है। मतलब आपको 3 साल तक वो नया प्रॉपर्टी होल्ड करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, मान लो आपने ऐसा किया तो क्या? consequences of the violation, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या होगा? So in that case, cost of acquisition of the asset transferred shall be reduced by the CG exempted earlier for the purpose of computation of capital gain of the new asset। सर कुछ समझ में नहीं आया। कोई नहीं, चलो एग्जांपल पे आ जाओ। लुक, आपने एक प्रॉपर्टी बेचा, सेल कंसिडरेशन था 20 करोड़, जिसकी कॉस्ट थी 8 करोड़, तो आपको गेन हुआ 12 करोड़ का, LTCG। ठीक है। अब आपने नया प्रॉपर्टी खरीदा है 14 करोड़ का, तो देखना आप, जैसे हमने कंप्यूट किया इधर, ये 12 करोड़ का कैपिटल गेन, नया प्रॉपर्टी आपने खरीदा है 14 CR का, सो विच एवर इज लोअर, मतलब 12 करोड़, लेकिन मैक्सिमम कैप कितना है? 10 करोड़ का। ठीक है। तो आपका जो कैपिटल गेन है 12 करोड़ का, उसमें से एग्जेम्प्ट होगा कितना? 10 करोड़। तो 2 करोड़ क्या हो जाएगा? टैक्सेबल रहेगा। ठीक है। तो यहां पर मैंने माइनस कितना किया है? 10 करोड़। इट इज अ मैक्सिमम कैप दैट आई हैव कंसीडर्ड। नया प्रॉपर्टी हमने 14 का लिया है। ठीक है। तो 10 करोड़ तक का एग्जेम्प्ट मिलेगा एंड 2 करोड़ विल बी टैक्सेबल। अब आपको मना किया था कि 3 साल तक इसको बेचना नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अब मान लो आपने बेचा तो क्या? अगर आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हो तो क्या? अब देखना ध्यान से क्या होगा यहां पर। लुक, अब आपने यहां पर ये जो नया प्रॉपर्टी आपने खरीदा था, ये आपने बेच दिया 22 करोड़ में। अब आपने जो नया प्रॉपर्टी बेचा उसके लिए हमें कंप्यूट करना पड़ेगा कैपिटल गेन, एंड वी ऑल नो दैट कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हमें चाहिए सेल कंसिडरेशन, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट, और जो बचा वो हमारा कैपिटल गेन। अब 22 करोड़ आपका सेल कंसिडरेशन है। अब उसकी कॉस्ट कितनी? आपने कितने में परचेज किया था उसको? आप लोग सर हमने उसको परचेज किया था 14 करोड़ में, तो आपको यहाँ पर कॉस्ट माइनस करेगी, 14 करोड़ माइनस करोगे। लेकिन जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे, जो आपने असेट बेचा है उसका, तो यहां पर जो लिखा था उसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं। दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेट ट्रांसफर्ड, ये किसकी बात हो रही है? आपने जो नया प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया उसकी बात हो रही है। ठीक है। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेल बी रिड्यूस्ड by the CG exempted earlier for the purpose of computation of capital gain of new asset। तो जब आप नई एसेट का कैपिटल गेन कंप्यूट करने बैठते हो, तब आपको आपका ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसका निकालोगे, उसमें से आपने ये जो 10 करोड़, इट इज अ सीजी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अर्लियर, इसको क्या करेंगे आप लोग यहां से कॉस्ट में से रिड्यूस कर दोगे। ठीक है। और कॉस्ट में से रिड्यूस करोगे तो बचेगा कितना? 4 करोड़। तो आपका कैपिटल गेन हुआ 12 करोड़। ठीक, सॉरी 18 करोड़। ठीक है। तो यहां इस तरीके से आपको कंसीडर करना है। सिंपल।
आपने जो पहले फायदा लिया है वो आपको कॉस्ट में से क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो अपने आप आपकी नई प्रॉपर्टी का जो गेन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 54। अब 54 बी, बी स्टैंड्स फॉर बुल, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? खेतों में, राइट? सो खेतों में यहां पर आएगा एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, सो इफ यू ट्रांसफर एनी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब यूएएल, आरएल को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है, बिकॉज वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता ही नहीं है। आपने कोई भी यूएएल बेचा है, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इट इज एलटीसीजी देन ऑल्सो फाइन, इफ इट इज एसटीसीजी देन ऑल्सो फाइन। ठीक है, सो इफ यू आर सेलिंग एनी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, यहां पर कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ इन द 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। पिछले 2 सालों में इसका एग्रीकल्चर यूज हुआ जरूरी है। ठीक है, सामने आपको क्या करना है? सामने आपको नया एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, मतलब यूएएल वर्सेस यूएएल, या फिर इट कैन बी आरएल ऑल्सो। नया प्रॉपर्टी आप रूरल एरिया में भी खरीद सकते हो, बट कंडीशन क्या है? वो एग्रीकल्चरल होना चाहिए। सो एग्रीकल्चर के सामने अगर एग्रीकल्चर है तो वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, एलिजिबल हो जाएगा एग्जेम्पशन के लिए। सर अर्बन लैंड जो है अगर वो कंपलसरी एक्वायर होता तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता, अभी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर। ठीक है, 1037 के अंदर। अब कब तक खरीदना है आपको? तो 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। परचेज ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं लैंड का। ठीक है, तो परचेस करना पड़ेगा विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितना बेनिफिट मिलेगा? कैपिटल गेन और न्यू असेट विच एवर इज लोअर। यहां पर कोई अपर कैप नहीं है, जैसे 54 में था 10 करोड़ का, ऐसा कुछ नहीं है इधर। कंडीशन क्या है? अगर आपने यूएएल के सामने नया यूएएल लिया है तो आपको उसे 3 साल तक होल्ड करना है। ठीक है, अगर यूएएल के बदले यूएएल आया है, अर्बन लैंड ही आपने खरीदा है, तो आपको 3 साल तक उसको होल्ड करना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यूएएल के सामने आरएल मिला है तो फिर कोई कंडीशन लागू नहीं होगा, बिकॉज आरएल इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, उस पर कोई टैक्स वैसे भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो मतलब अगर आपको कोई एग्जेम्पशन चाहिए तब क्या करोगे? पहले अर्बन खरीदो, उसको बेचो, जो फायदा होगा उससे रूरल खरीदो और फिर रूरल को बेच दो, उसमें कोई होल्डिंग का कोई केस ही नहीं है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? रिस्ट्रिक्शन आपको बोला है 3 साल तक रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो देन सेम टू सेम, जैसे हमने सेम एज 54, तो आपने जो नया यूएल खरीदा है, न्यू यूएल, उसकी कॉस्ट जो होगी, कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा आपको कैपिटल गेन। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट 54 बी, बी फॉर बुल, ऐसा आप याद रख सकते हो इसको। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट इस सेक्शन 54 एफ। अब सरकार का ऐसा सपना है कि सबका घर हो अपना, तो उसके लिए उन लोगों ने एक स्कीम बनाई है कि आपके पास जो भी असेट है वो बेचो। आपके पास शेयर्स है उसको बेचो, गहने है उसको बेचो, कोई भी लॉन्ग टर्म असेट को बेचो। ठीक है, जमीन और मकान नहीं, लैंड और बिल्डिंग नहीं, उसके अलावा आपके पास जितनी भी लॉन्ग टर्म असेट है उसको क्या करो? बेचो। ठीक है, सॉरी, जमीन चलेगा, रेसिडेंशियल हाउस नहीं चलेगा। सो इफ यू सेल एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, क्योंकि यहां पर ये जो बेनिफिट दिया है ये आपको घर बसाने के लिए दिया है, मतलब घर परचेज करने के लिए दिया है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू सेल एनी असेट्स, सेल इट एंड बाय अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस। आप एक नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लीजिए। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास रेसिडेंशियल हाउस है तो उसको आपको बेचना नहीं है। ठीक है, लेकिन सर उसको बेचा तो उसके लिए 54 है ना हमारे पास। अगर आरएचपी ही बेचना था तो 54 डायरेक्टली हमारे पास है।
ये बेनिफिट दिया है अदर देन आरएचपी के लिए, ठीक है। तो फिर उसको 54F में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, एनी असेट्स वर्सेस आरएचपी, आपको नया आरएचपी लेना है। और कंडीशन क्या है दूसरी, कि हम आपको नया घर लेने के लिए एग्जेम्पशन देंगे, लेकिन आपके पास एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. अगर आपके पास एक से ज्यादा रेसिडेंशियल हाउस है तो फिर आपको 54 में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, 54F में, सॉरी, ठीक है। नई एसेट क्या खरीदनी है, रेसिडेंशियल हाउस। सो एनी एलटीसीए वर्सेस आरएचपी। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब तक हमने पढ़ा कि असेट, कैपिटल असेट, राइट, और आपने जो कैपिटल गेन और न्यू असेट, विच एवर इज लोअर, यहां पर ऐसा होता था। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं नहीं, आपको आपका जितना सेल कंसिडरेशन है ना, वो आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब अगर आपने कोई 5 करोड़ की एसेट बेची है, आपको 2 करोड़ का फायदा हुआ, ठीक है। कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ का है। तो अब तक क्या था, जैसे 54 में हमने पढ़ा कि अगर आपने 2 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तो आपका बल्ले बल्ले पूरा एग्जेम्पशन माफ हो गया, सब कुछ, ठीक है। यहां पर ऐसा बोलता है कि 2 करोड़ का आपका कैपिटल गेन है, हमें नया इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो 5 करोड़ का चाहिए। अगर आपने 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट किया तो जो आपका गेन होना चाहिए एग्जेम्पशन 2 करोड़ का, वो भी प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा उतना। मतलब यहां पर आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपका जो कैपिटल गेन है वो आपने नई एसेट जो खरीदी, और कंपेयर क्या करना किससे है, नेट सेल कंसिडरेशन से। अभी जो हमने एग्जांपल लिया वैसे कि 5 करोड़ का आपका कोई एसेट आपने सेल किया है, 2 करोड़ का आपको फायदा हुआ है, कैपिटल गेन। अब नया एसेट अगर आपने 5 करोड़ का खरीद लिया है तो आपको बेनिफिट मिलेगा पूरा का पूरा 2 करोड़ आपका माफ। लेकिन नया एसेट आपने 2.5 करोड़ का खरीदा है, 2.5 करोड़ का, मतलब आपने जो सेल कंसिडरेशन आपका आया था उससे आधा आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका कैपिटल गेन भी क्या हो जाएगा, आधा। मतलब 2 करोड़ में से आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 1 करोड़ का। सिंपल, प्रोपोर्शनेट आपको कंप्यूट करना है, ठीक है। उसमें भी एक अपर कैप है, मैक्सिमम 10 करोड़ की, तो वो भी हम लोग अभी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। चलिए, अब टाइम पीरियड फॉर एक्वायरिंग न्यू असेट कब तक खरीदना है, तो जैसे हमने 54 में देखा, सेम टू सेम वैसा ही है। अगर परचेस कर रहे हो तो विद इन 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर्स आफ्टर, और अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप सॉरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो आपके पास 3 साल तक का टाइम मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब रिस्ट्रिक्शन है, जैसे हमने यहां पर भी देखा था कि नया एसेट आपने जो खरीदा है वो 3 साल तक आपको होल्ड करके रखना है। तो ये भी सेम यहां पर रहा कि शुड नॉट ट्रांसफर विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन। लेकिन यहां पर दूसरी भी एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, यहां पर ऐसा बोला था कि assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. अब यहां पर क्या है देखो, it should not purchase within 2 years or construct within 3 years from the date of transfer of original assets, from the date of transfer of original asset। मान लो अब मैंने कोई ज्वेलरी बेची है, उसके सामने मैंने नया प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है, और मैंने 54F में एग्जेम्पशन क्लेम किया हुआ है। सो जो ज्वेलरी बेचा, इट इज ए डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। अब उस टाइम क्या था कि आपके पास डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन एक से ज्यादा घर नहीं होनी चाहिए। तो आपने एक थोड़ा स्मार्ट वे अपनाया कि काम करते हैं, पहले ज्वेलरी बेचते हैं, एक नया प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, फिर बाद में दूसरा प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि शुड नॉट परचेज विद इन 2 ईयर्स और शुड नॉट कंस्ट्रक्ट विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट एनी रेसिडेंशियल हाउस अदर देन अबव न्यू असेट। मतलब यहाँ पर आपके पास इतना ही पैसा है तो फिर टैक्स भरो, ऐसा बोलना चाहती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये बेनिफिट आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपना प्रॉपर्टी कोई भी हो बेच रहे हो और सामने आप अपना घर बसा रहे हो, ठीक है, कि आपका भी अपना एक घर हो। आपके पास उतने सारे पैसे है तो फिर भरो टैक्स, ठीक है। सो नो एग्जेम्पशन इन दैट केस। तो कंडीशन क्या थी, वायोलेशन यहाँ पर क्या चीज नहीं होना चाहिए था, आपने जो नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया या फिर जो परचेज किया है वो 3 साल तक होल्ड करना है, और जिस दिन आपने जो पुराना अपना जो असेट बेचा था
ठीक है, वो जमीन हो सकती है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कोई शेयर्स हो सकते हैं, उसमें जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जिस दिन आपने बेचा है, वहां से लेकर 3 साल तक आपको दूसरा कोई प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, या फिर दूसरा कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना है 3 साल के अंदर। और परचेस करने के लिए कितना टाइम दिया है? 2 साल। हाँ, 2 साल लैप्स हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हो? कोई दूसरा प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हो। ठीक है? अगर ऐसा किया तो क्या? अब यहां पर थोड़ा 54 से अलग है। यहां पर क्या बोला है कि अगर आपने ऐसा किया तो जिस साल में आपने वायोलेशन किया है, ठीक है, उस साल में आपको जितना भी एग्जम्पशन मिला हुआ है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उस साल में आपको जितना भी बेनिफिट दिया गया है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। डन। चलिए अब एग्जांपल लेते हैं इसका। लुक, 54F, इट शुड बी एनी LTCA बट नॉट RHP वर्सेस RHP। ठीक है, चलिए अब यहां पर सेल कंसिडरेशन आपने 15 करोड़ में बेचा है और गेन हुआ है 7.5 करोड़। नया प्रॉपर्टी आपने 12 करोड़ का खरीदा है, लेकिन मैक्सिमम कितना आएगा? 10 करोड़ का। तो 10 करोड़। अब हम कंपेयर करेंगे 10 करोड़ के साथ। ठीक है, ध्यान से समझना आप। यहां पर हमारा जो नया इन्वेस्टमेंट होगा वो हम 10 करोड़ से ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। तो वेरी सिंपल, देखो ये ऐसे समझ में ना आए तो ऐसा है, देखो 15 करोड़ का सेल कंसिडरेशन, कैपिटल गेन है 7.5 का। ठीक है, और न्यू इन्वेस्टमेंट है अगर आपका 10 करोड़, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सो 10 into 7.5 divided by 15, so that comes to 5 करोड़। ठीक है, इस तरह से इसका कंप्यूटेशन होगा। दूसरा केस देखते हैं। 20 करोड़ में आपने बेचा है, 12 करोड़ का कैपिटल गेन, नया प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट किया 15 करोड़ का, लेकिन हम कितना मानेंगे उसको? 10 करोड़। तो 20 करोड़ का सेल था, नया इन्वेस्टमेंट हुआ 10 करोड़ का। क्या ऐसे आधा इन्वेस्टमेंट किया आपने? ठीक है, 20 करोड़ का आपका सेल था, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा, 15 करोड़ ध्यान में नहीं लिया जाएगा। तो कहने से मैं आधा इन्वेस्टमेंट समझू आपका। तो यहां पर मुझे कंप्यूटेशन किए बिना बताना कि 12 करोड़ में से उसका आधा करो, कितना होगा? 6 करोड़। कितना मिलेगा? 6 करोड़। सिंपल। डन। तीसरा केस, 16 करोड़ का आपका सेल कंसिडरेशन है, 12 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है आपको। ठीक है, नया इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है? 8 करोड़। 10 करोड़ से तो कम ही है। अब अगेन सिंपल देखो, 16 का सेल है, 8 का नया इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपने आधा इन्वेस्ट किया। ठीक है, गेन कितने का था? 12 करोड़ का। तो बेनिफिट भी कितना मिलेगा? 6 करोड़ का, आधा, 50%। ऐसा कोई रेशियो लगाने की जरूरत है ही नहीं, लॉजिकली समझ लो, कोई जरूरत नहीं होती फिर आपको। फाइन। कितना रट्टा मारोगे आप लोग फिर? 10 करोड़ में आपने बेचा, 6 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है, नया प्रॉपर्टी आपने 10 करोड़ का खरीदा है, मतलब आपने जितना बेचा था, जितना सेल कंसिडरेशन है, उतना पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया है, मतलब आपको 100% 6 करोड़ पूरा मिल जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट, 12 करोड़ का सेल कंसिडरेशन है, 6 करोड़ का फायदा हुआ है, 12 करोड़ पूरे के पूरे इन्वेस्ट कर दिया सर मैंने। वो चाहते थे ना हम पूरा इन्वेस्ट करें, पूरा कर दिया। लेकिन यहां पर एक चीज आपको यहां पर टांग अड़ाएगी, वो है 10 करोड़ का एग्जिबिशन। धमाल याद रखनी है आपको। ठीक है, दत्त कलोल ऐसे। सो 10 करोड़ का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वही यहां ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर 12 पे 6 है तो 10 पे कितना? तो 10 पे आएगा 5। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कंप्यूट द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। अब जो बात करी थी कंडीशंस की, वो कि नया प्रॉपर्टी परचेज करना हो तो 1 ईयर बिफोर, 2 इयर्स आफ्टर, कंस्ट्रक्ट करना हो तो 3 साल के अंदर। फिर रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए थे वो कि नया प्रॉपर्टी आपने 31 जनवरी को खरीदा है तो 3 साल तक उसको बेचना नहीं है, मतलब 30 जनवरी 2028 तक आपको सेल नहीं करना है। दूसरी बात, ओरिजिनल ट्रांसफर, मतलब आपने जो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है, जिसके सामने आपने घर खरीदा है, ठीक है, वो मान लो वो था 15 जून 24 को, तो वहां से आपको 2 साल तक नया प्रॉपर्टी खरीदना नहीं है, नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट भी नहीं करना है 3 साल तक। ठीक है, तो ये थे उसके रिस्ट्रिक्शंस। फाइन।
अब एग्जेम्पशन हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। और यहां पर कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस तो बहुत सिंपल है कि आपने जो कैपिटल गेन आपका पहले था वो क्या हो जाएगा, वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में आपने वायोलेट किया उस साल में। सो इट वाज ऑल अबाउट 54F। डन। ये 3 सेक्शन हमने किए एंड ऑल दिस 3 इज बेनिफिशियल टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली। डन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 54D। डी स्टैंड्स फॉर दादागिरी। डी स्टैंड्स फॉर दादागिरी। दादागिरी मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन, capital gain on compulsory acquisition of land and building of industrial undertaking। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात हो रही है। कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। सर खाली लैंड एंड बिल्डिंग क्यों रखा है? बिकॉज दूसरी कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, उसको तो आप क्या कर सकते हो, डिसमेंटल करके कहीं और जगह पर शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर उसको कंपल्सरी एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सरकार को यहाँ से रास्ता निकालना है तो आपके प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर ली उसने, वो नहीं करेंगे। वो आपको बोल देंगे अपनी साइड में हट जाना है आपको। वो कंपल्सरी एक्वायर क्या कर सकते हैं? लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, जो मूवमेंट नहीं हो सकती जिसकी वो, ठीक है। सो इट मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी लॉजिकल है। यूज्ड बाय द असेसी फॉर अ बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब जिस दिन आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ वहां से लेकर 2 साल पीछे जाना है आपको। उस 2 सालों में आपने इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया होना जरूरी है, ठीक है। आगे बोलता है इवन इफ ही इज नॉट द ओनर ड्यूरिंग द 2 previous years। सर ये क्या बोलना चाहता है? मतलब ऐसा हो सकता है कि पिछले 1.5 सालों से मैं उसको एज ए टेनेंट यूज करता था, फिर 6 महीने में ही मैंने उसको खरीदा है, बट यूज तो मैं ही कर रहा था पिछले 2 सालों से फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। सो मतलब पहले कोई लेट आउट प्रॉपर्टी था, फिर बाद में आपने उसको एक्वायर कर लिया है, ठीक है, तो उसको भी एलिजिबल माना गया है। यहाँ पर यूज का जो कंडीशन है 2 साल तक आपको यूज करना है, इट इज नॉट नेसेसरी कि यू मस्ट बी द ओनर। पहले आप रेंट टेनेंट हो चुके हो फिर आप ओनर बने हो, ठीक है। सर अभी भी हम टेनेंट है तो क्या, तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं ना भाई। अगर आप अभी भी टेनेंट हो तो किसको लेना देना है? जिसकी प्रॉपर्टी है उसको। आपको तो कोई मतलब नहीं है उससे। आपको तो झोला लेके निकल जाना है फकीर आदमी की तरह, ठीक है। सो पहले आप टेनेंट थे, बाद में आप मालिक बने, लेकिन 2 सालों तक आपके पास ही वो प्रॉपर्टी थी एज ए टेनेंट एंड देन नाउ यू आर अ ओनर, ठीक है। उस केस में आपको नया असेट क्या बोला है, आपको नया परचेज करना है या कंस्ट्रक्ट करना है एनी अदर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग और री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग और सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। मतलब आपको ये जो बेनिफिट मिला है, जो आपको फायदा यहाँ पर जो भी कैपिटल गेन हुआ है, वो आपको वापस क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। आपको नया या फिर अपना पुराना जो एस्टेब्लिश है उसको क्या करना है, शिफ्ट करना है उधर। फायदा कितना होगा? कैपिटल गेन और न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, इट इज वेरी सिंपल अगेन। टाइम पीरियड कितना है आपके पास? 3 साल। परचेज या कंस्ट्रक्ट कुछ भी करना हो, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर में आपको क्या करना है, वहां पर शिफ्ट हो जाना है। नया रिस्ट्रिक्शन कितना है? रिस्ट्रिक्शन है 3 साल तक आपको होल्ड करना है, ठीक है। जिस दिन आपने एक्वायर किया वहां से लेकर 3 साल तक उसको आपको क्या करना है, होल्ड करके रखना है, बेचना नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सेम, सेम एज 54। मतलब आपने जो प्रॉपर्टी बेच दिया उसकी जो कॉस्ट होगी उसमें से हम अपना जो कैपिटल गेन है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डन। सो इट वाज 54D। लुक, कंपल्सरी एक्विजिशन दादागिरी, जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो कि यहां पर एक एक 30 से आपके पास प्रॉपर्टी था जो पहले रेंटेड था। 30 जून को आप ओनर बन गए, 30 जून 2024 को, ठीक है। और एक एक 25 को ये कंपल्सरी एक्वायर हो गई। मतलब पिछले 2 सालों में आप यहां पर इसको यूज कर रहे थे, यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है। सो पहले आप एज ए टेनेंट यूज करते थे एंड नाउ यू आर ओनर, तो भी ये वैलिड रहेगा, ठीक। चलिए फिर बात आती है सेक्शन 54EC। इसी में आपको खरीदने हैं बॉन्ड्स, ठीक है। नाम तो आपने सुना होगा 007। कोई भी असेट बेचो आप लोग, एनी LTCA बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, जमीन या मकान कुछ भी बेचो आप लोग। ज्वेलरी वगैरह इस केस में कवर नहीं है, शेयर्स भी इस केस में कवर नहीं होंगे।
सर यहाँ पर बात करिए लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट की। तो अभी जब हम डेप्रिसिएबल एसेट पढ़े तब मैंने आपको समझाया था कि उसमें होने वाला कैपिटल गेन जो है वो शॉर्ट टर्म रहेगा, लेकिन वो असेट तो लॉन्ग टर्म है ना, ठीक है? मतलब यहां पर मुझे एलटीसीजी हो ऐसा जरूरी नहीं है, असेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो डेप्रिसिएबल एसेट आप पिछले 5 सालों से यूज कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, वो असेट लॉन्ग टर्म हो चुकी है, भले उससे रिजल्टेंट जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म हो। तो क्या वो सर एलिजिबल होगा? आंसर इज यस। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सीआईटी वर्सेस डेम्पो कंपनी का, कि डेप्रिसिएबल एसेट भी अगर आपकी लॉन्ग टर्म है तो भी उसको लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हेल्ड मोर देन 36 में ये अब 24 हो जाएगा, ठीक है? 24 महीने है लैंड एंड बिल्डिंग के। क्लियर? सामने आपको नया इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? नया इन्वेस्टमेंट आपको करना है एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, आरईसीएल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 5 साल तक रिडीमेबल हो ऐसे आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? ऐसे 4 बॉन्ड आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं। अब इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल गेन और द न्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच इज लोअर, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा आपको? 50 लाख का मिलेगा। मान लो आपका कैपिटल गेन है 55 लाख का, आपने इन्वेस्टमेंट किया है 45 लाख का, तो बेनिफिट कितना मिलेगा आपको? 45। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 50 लाख का, बेनिफिट मिलेगा 50 लाख का। आपने इन्वेस्टमेंट किया है 60 लाख का, बेनिफिट मिलेगा 50 लाख का, ठीक है? आपका कैपिटल गेन है 45 लाख, कैपिटल गेन। आपने नया इन्वेस्टमेंट किया है 50 लाख का, तो बेनिफिट कितना मिलेगा? 45 लाख का, क्योंकि आपका गेन ही कितना है? 45 लाख, ठीक है? सो गेन और न्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच एवर इज लोअर, मैक्सिमम कितना? 50 लाख रुपए। डन? उसके बाद टाइम पीरियड, परचेस कब तक करना है आपको? आपको परचेस करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। आपने जिस दिन असेट बेचा वहां से लेकर टाइम है आपके पास कितना? 6 महीने का। अब एक चीज हमने पढ़ी थी सेक्शन 45 सब सेक्शन 2, जिसमें ऐसा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और हमने ऐसा माना था कि भाई कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज आल्सो ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर, ठीक है? इट इज आल्सो ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो हमने वो एक्सेप्शन उसमें पढ़ा था ऐसा कि यहां पर अगर आपने ऐसा कोई कन्वर्जन किया है तो उसका कैपिटल गेन जिस साल में टैक्सेबल होगा, कौन से साल में? जिस साल में आपने ये असेट को बेचा है, ठीक है? जिस साल में आपने जो कन्वर्टेड असेट, नाउ इट इज स्टॉक इन ट्रेड, जिस साल में आप स्टॉक बेचोगे उस साल में वो टैक्सेबल होता है। तो अब यहां पर ध्यान से समझना कि मुझे 6 महीने कहां से कंसीडर करना है। मान लो आपके पास कोई स्टॉक इन ट्रेड था, सॉरी कैपिटल असेट था, ठीक है? आपने उसको बेचा है 21 जनवरी 24 को, 22 जनवरी 2024 को आपने उसको कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट, सॉरी, कन्वर्ट टू एसआईटी। अब स्टॉक इन ट्रेड आपने जो बेचा है, स्टॉक इन ट्रेड वो आपने बेचा है 1/1/25 को, मतलब ये आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ 2023-24, ये फाइनेंशियल ईयर हुआ 2024-25। अब 23-24 में आपने यहां पर इसको कन्वर्जन कर दिया है, लेकिन एज पर सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 इट इज टैक्सेबल in the year of such converted stock is sold। अब यहां पर इस पर जो होने वाला कैपिटल गेन है, अच्छा नाउ सी इट इज अ डेट ऑफ ट्रांसफर, इट इज अ डेट ऑफ ट्रांसफर। हम लोग इंडेक्सेशन भी यहीं तक करेंगे, कंप्यूटेशन भी वहीं तक करेंगे, कैपिटल गेन भी यहीं तक कंप्यूट करेंगे 22 जनवरी 2024 तक। लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी थी वो सेल करी है 1125 को, जो अब नाउ स्टॉक इन ट्रेड है, इट इज अ स्टॉक इन ट्रेड। तो मुझे 6 महीने कहां से काउंट करना है? यहां से या यहां से? अगर मैं यहां से 6 महीने काउंट करूं तो मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि जब स्टॉक बेचूंगा तब पैसा आएगा ना। तो आपको 6 महीने यहां से कंसीडर करना है, यहां से 6 महीने मतलब 30 जून 2025, 6 मंथ्स। सो अगर आपका कैपिटल असेट है कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, 6 मंथ्स शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां से माना जाएगा वो, ठीक है? अब रिस्ट्रिक्शंस है,
ऑन ट्रांसफर ऑफ द न्यू एक्विजिशन, मतलब आपको ये बॉन्ड होल्ड करके रखना है कितने साल तक? 5 साल तक। और रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है इसमें। देखो, आपको ना ट्रांसफर करना है, ना कन्वर्ट इनटू मनी, मतलब इसके ऊपर कोई लोन भी नहीं लेना है गिरवे रख के, कुछ नहीं करना है, ठीक है, 5 साल तक। अगर आपने ऐसा किया तो जो भी आपका गेन एग्जेम्प्ट था वो क्या हो जाएगा? जिस साल में आपने ऐसा वायोलेशन किया उस साल में वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट 54 EC, एनी असेट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग वर्सेस बॉन्ड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन 54 G, CG on shifting of industrial undertaking from urban areas। अर्बन एरिया में से अपना इंडस्ट्री बाहर निकालो और अर्बन एरिया से थोड़ा दूर लेकर जाओ इसको, 54G। And 54G is also talking about industrial undertaking from urban area to SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ले जाओ। ठीक है, दोनों प्रोविजन ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। सो यहाँ पर अर्बन एरिया से आप कहीं भी लेकर जाओ, यहाँ पर अर्बन एरिया से कहाँ लेकर जाओ? SEZ में लेकर जाओ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। दिस बेनिफिट इज अवेलेबल टू ऑल द ट्रांसफरीज, यहाँ पर भी दिस बेनिफिट वाज ऑल अवेलेबल टू ऑल द असेसीज। क्या बेनिफिट है? शिफ्टिंग ऑफ ए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया टू एनी एरिया अदर देन अर्बन एरिया, गांव के बाहर ले जाओ, मतलब सिटी के बाहर। यहां पर क्या है? SEZ में ले जाओ, वेदर डेवलप्ड इन अर्बन एरिया और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, SEZ होना जरूरी है। ठीक, क्या क्या शिफ्ट करना है आपको? मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, लैंड, एनी राइट्स or the land used for the purpose of business of an industrial undertaking situated in an urban area but furniture is not eligible, मना कर दिया। ठीक है, यहां पर भी सेम टू सेम, फर्नीचर शिफ्ट किया तो एलिजिबल नहीं है यहां पर। देन देन आपको नया एसेट परचेस करना है, कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग इन द एरिया टू विच द सेड अंडरटेकिंग इज शिफ्टेड। Acquisition of building or land or construction of building for the purpose of his business in a said area। Expense shifting of industrial undertaking, मतलब नया परचेस करो, ठीक है, उसके लिए शिफ्टिंग के लिए जो खर्चा होगा वो नया एक्वायर करते हैं उसके लिए सब कुछ, ये सारे खर्चे आपको अलाउड होंगे। कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस और कैपिटल गेन व्हिचएवर इज लोअर, जिस साल में आपने परचेस किया, ठीक है, वहां से लेकर 1 ईयर बिफोर या फिर 3 इयर्स आफ्टर के अंदर आप इसको कंस्ट्रक्ट या फिर परचेस कर सकते हो। यहाँ पर देखो परचेस कंस्ट्रक्शन दोनों में आपको ऑप्शन है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ न्यू असेट 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू असेट। और अगर वायोलेशन किया तो क्या होगा? तो आपने जो नया असेट आप बेचोगे सेम एज 54, ठीक है, आपकी कॉस्ट में से क्या किया जाएगा? उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है इट इज ऑल अबाउट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये क्या है समझो। देखो, यहां पर हमने सेक्शन 54 में ऐसा पढ़ा कि मेरे पास 3 साल का टाइम है नया असेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर 2 साल का टाइम है नया असेट परचेस करने के लिए। ठीक है, अब मान लो सिनेरियो ऐसा कुछ है कि आज मैंने कोई असेट बेचा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल 30 जून 2024, इसका ईयर एंड होगा 31 मार्च 25 को और इसकी ITR की डेट आएगी मेरे पास 31 जुलाई 25, नॉन ऑडिट मान के चलते अपने। ठीक है, बट मेरे पास इन्वेस्ट करने का टाइम कितना है? मेरे पास इन्वेस्ट करने का टाइम है परचेस विद इन 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब 30 जून 2024 से लेकर 29 जून 26 तक का टाइम है मेरे पास परचेस करने के लिए। अब कैपिटल गेन मेरे को हुआ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अब ITR मुझे यहाँ पर फाइल करना है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को यहाँ पर बेनिफिट हुआ, मान लो कैपिटल गेन हुआ है 2 करोड़ 3 करोड़ का, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर मेरे पास आके बैठा है कि चलो टैक्स निकालो। मैंने बोला रुक जा, इन्वेस्ट करूंगा मैं।
मैं नया प्रॉपर्टी खरीदूंगा, मेरे पास 2 साल तक का टाइम है, नया प्रॉपर्टी परचेस करूंगा मैं। तो बोला करो। तो मैंने बोला अभी मुझे देखने दे, मुझे कोई पसंद आएगी तो मैं हाँ बोलूंगा और मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ तक का टाइम है, तो मुझे कुछ नहीं कह सकता यहाँ तक। अब पीरियड इतना वाइड है, एक ड्यू डेट यहाँ पर आ जाती है जहां पर मुझे 24-25 का पूरा हिसाब किताब देखना है। अब मान लो मैंने अपना आईटीआर फाइल भी कर दिया इधर, ये 3 करोड़ का कैपिटल गेन मैंने बोला मैं इन्वेस्ट करूंगा और अभी मैंने इसको टैक्स के लिए ऑफर नहीं किया। अब यहाँ पर झंझट क्या होगी कि मुझे यहाँ तक वेट करना पड़ेगा एज अ असेसिंग ऑफिसर, आईटी डिपार्टमेंट उसको यहाँ तक देखना पड़ेगा कि 29 जून 2026 तक वो देखेगा कि क्या मैंने परचेस किया, क्या प्रॉपर्टी परचेस किया, क्या प्रॉपर्टी परचेस किया मैंने। अब मान लो उसके बाद नहीं किया, उसके बाद टैक्स लगाएंगे, तब तक मैं वो पैसा मस्त यूज करता रहा अपने लिए। ठीक है, सो आईटी डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा नहीं, अगर आपको परचेस करना ही है और अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक परचेस नहीं किया है, कोई बात नहीं, आपको जो टाइम दिया है 2 साल का हम लोग अलाउ करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 29 जून 2026 से पहले आप परचेस कीजिएगा, लेकिन आपका जो पैसा है ना वो ये इसको हमें दे दीजिए। हमें मतलब कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है आपको, वहां पर आपको ये पैसा क्या करना है, डिपॉजिट करना है। लुक, अंडर सेक्शन 54, 54F, B, D, G, GA, CG is exempt only on investment of such gains or net consideration in case of section 54F. If such investment is not made before the due date of filing of ITR 31 जुलाई जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें, it can be 31st October also ऑडिट के केस में, such amount should be deposited in a CGAS on or before the due date of filing of ITR. If amount is deposited is not utilized before the time specified, ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड मतलब 34 अपना जो 2 साल तक का टाइम है वो आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया है कि आप 2 साल के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दीजिएगा, लेकिन पहले वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करो, हमको दे दो, हम संभाल के रखेंगे। तुम्हें जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो मेरे पास आना, मैं तुमको पैसा दे दूंगा, तुम इन्वेस्ट कर देना उसको। ठीक है, इफ अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज बिफोर द टाइम स्पेसिफाइड देन अनयूटिलाइज अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, 2026 तक आपने अगर उसको यूटिलाइज नहीं किया तो 2026 में उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक, लुक, in case of compulsory acquisition, time limit for acquiring new asset or the deposited in a CGS would be considered from the date of receipt of the compensation. क्योंकि जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। ठीक है, तो नया इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर आपको क्या करना हो, सीजीएस में डिपॉजिट करना हो, तो वहां पर आपके पास जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है। और ये हमने आगे पढ़ा भी है, इफ यू रिमेंबर, कंपलसरी एक्विजिशन में हम टैक्सेबिलिटी तभी अराइज होती है जिस साल में आपको पैसा मिला है उस साल में, नहीं कि जिस साल में आपको ट्रांसफर हुआ है उस साल में। ठीक है, तो वहां पर आपको डेट ऑफ रिसीट से कंसीडर करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर द स्पेसिफाइड पीरियड, द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर्स एंड इट इज नॉट इनकम बट इट इज अ पार्ट ऑफ द एस्टेट इवॉल्विंग अपॉन देम। तो उस केस में उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा हुआ एग्जेम्पशंस। अब कंप्यूट करते हैं टैक्स रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स की और ये चैप्टर हमारा यहाँ पर हो जाएगा खत्म फिर। फाइन, चलिए, सो कैपिटल गेन कितना लगेगा अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर्स है या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स है। तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसको मैं बोलता हूँ लिस्टेड, इनकम टैक्स के हिसाब से वो है एसटीटी पेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड एक्विजिशन बोथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 24 है तो 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 15, ये था 20 और ये था नॉर्मल रेट से, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब यहां पर ये लिस्टेड है, ये है अदर एलटीसीजी, कोई भी अदर मतलब आपने अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे तो ये है एलटीसीजी, ये है 112। ठीक है, ये है 112A, ये है 111A, 111A। ठीक है, ये रहा सेक्शन 112A, 111A, 112। 112 मतलब एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपार्ट फ्रॉम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स और लिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स। ठीक है, आपने कोई मान लो
अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचे, कोई आपने ज्वेलरी बेची, कोई आपने लैंड बेचा, कोई आपने प्रॉपर्टी बेचा है, कोई भी हो, वो आएगा 112 में। उस पर रेट कितना है? 20%। 112A में आपको मिलेगा 10% का रेट, 15%, 20%। अब 23 जुलाई फाइनेंस एक्ट 2024 बराबर, जिसका दूसरा चरण आया इलेक्शन के बाद, उसमें बदलाव आया कि ये रेट हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5%। और ये भी हो जाएगा 12.5%। मतलब 112 एंड 112A दोनों लॉन्ग टर्म गेन को क्या कर दिया? यूनिट कर दिया ऐसे, और उन सब पे यूनिफॉर्म टैक्स रेट लगाया 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था जो 15 से कर दिया कितना? 20%। और जो अदर शॉर्ट टर्म गेन है जो लिस्टेड कंपनी के अलावा, ठीक है, उसको तो हम लोग स्लैब रेट में एज ए नॉर्मल इनकम ट्रीट करेंगे और उस पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगाएंगे। अब ये जो अमेंडमेंट जब हुआ, तब यहां पर एक बहुत बड़ा हल्ला हुआ ऐसा कि भाई इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया गया था कि आपको यहां पर कोई भी लॉन्ग टर्म गेन, यहां पर तो इंडेक्सेशन वैसे भी नहीं था, यहां पर जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो आपसे छीन लिया गया। और आपको क्या किया कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाकर ये आपका टैक्स रेट कम कर दिया। मतलब एक साइड से इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाया, एक साइड से टैक्स रेट कम किया है। तो दे आर सेइंग कि भाई हमने आपको यहां पर रेट में कंपनसेट कर दिया। ठीक है। फिर एक बदलाव ये आया कि अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो, ध्यान से समझना ये चीज। इफ यू आर एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, तो आपको 112 ये वाला केस, 112 के केस में आपके पास ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा? कि अगर ये असेट लैंड एंड बिल्डिंग है, आप एक तो कंडीशन क्या हो गई, इफ यू आर इंडिविजुअल एचयूएफ, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई, परचेज आपने किया है 23 जुलाई 2024 से पहले, ठीक है, टैक्सेबल एट द रेट 20% विथ इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। तो ऑब्वियसली एसएससी क्या चूज करेगा? जिसमें लोअर आएगा टैक्स वही चूज करेगा। ठीक है। तो आपको यहां पर दोनों तरीके से क्या करना है? कंप्यूट करना है, विथ इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। विथ इंडेक्सेशन में आपको लगाना है 20%, विदाउट इंडेक्सेशन में आपको लगाना है 12.5%। इसमें जो बेनिफिशियल एसएससी को होगा वो एसएससी चूज करेगा। ठीक है। अगर इसमें टैक्स रेट कम आता है तो वो चूज करेगा, उसमें अगर टैक्स रेट कम आता है तो वो चूज करेगा। ठीक है। अब इन केस ऑफ एलटीसीजी टैक्सेबल 112A, अच्छा एक चीज ये ध्यान रखना, ये बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल एचयूएफ ओनली, और वो भी कब है? 23 जुलाई से पहले अगर हुआ है तो ही। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 23 जुलाई के बाद अगर असेट परचेस किया है तो आपके केस में वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा ना। तो आपको ना इंडेक्स का झंझट, ना कुछ भी, वो तो सीधा इधर जाएगा। भाग गया देखो, वो सीधा इधर जाएगा। ठीक है। तो अगर वो लॉन्ग टर्म होता है तो आपके लिए कंफर्म है कि वो 23 जुलाई से पहले ही परचेस किया है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन लगाने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अगर है तो विथ इंडेक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन। विथ इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई कोई भी हो, उसको ये बेनिफिट नहीं है। ठीक है। उसको फ्लैट है, 23 जुलाई से पहले सेल किया है, ठीक है, तो उस केस में इंडेक्सेशन भी मिलेगा और 20% रेट लगेगा। 23 जुलाई के बाद सेल किया है, इंडेक्सेशन नहीं लगेगा, 12.5% लगेगा। ठीक है। और शॉर्ट टर्म है तो 20% लगेगा। बहुत सिंपल रखना है इसको, डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड। जितना हाइप क्रिएट किया है उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं है, एज फार एज अवर एग्जाम इज कंसर्न, एज फार एज अवर कंप्यूटेशन इज कंसर्न। ठीक है। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट्स इसके देखते हैं कि इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट दैट 112A, गेन अप टू 125 इज नॉट टैक्सेबल। मतलब 1,25,000 आपकी इनकम में इंक्लूड तो किया जाएगा, लेकिन इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सी, यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना, इट इज नॉट एन एग्जेम्प्ट इनकम। टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इनकम में तो इंक्लूड करना ही करना है इसको। सो व्हेन यू कंप्यूट अ टोटल इनकम, आपको उसे कंसिडरेशन में लेना है, लेकिन 1,25 तक टैक्स नहीं लगाना है। ठीक है। No benefit of rebate under section 87 is available in case of LTCG taxable under section 112A. अब rebate वाला मैटर क्या है वो हम बाद में समझेंगे। No deduction under chapter 6 is allowed against the STCG 111A, LTCG 112A and LTCG 112। तो
तो ये जो 3 स्पेशल रेट टैक्सेबल इनकम है, उसके सामने आपको चैप्टर 6 के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेसिक लिमिटेड shall be first exhausted as per following order। ये बेनिफिट खाली रेसिडेंट को ही मिलेगा। मतलब इफ यू आर ए नॉन रेसिडेंट तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी नॉर्मल से ही भरेगी। आपको ये लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन जो स्पेशल रेट से है, उसमें आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी नहीं मिलेगा। लेकिन नॉर्मल जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, उसको ये फायदा मिलेगा। फायदा क्या है कि अगर मान लो आपकी टोटल इनकम जो है, ठीक है, उसमें नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होने वाली इनकम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और आपकी बेसिक लिमिट है 3 लाख रुपए। तो अभी भी आपकी बेसिक लिमिट में 2 लाख की जगह है। इट इज कॉल्ड अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो सबसे पहले उसमें हम किसको कंसीडर करेंगे? तो जो बेनिफिशियल सबसे ज्यादा होगा वो। तो सबसे पहले तो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम को उतार दो। जैसे मान लो ऐसा आपके पास एक टंकी है, पूरा ऐसा 3 लाख का टंकी है, ठीक है? इसमें मानो पहले आपने नॉर्मल इनकम उतार दिया 1 लाख का। अभी भी आपके पास 2 लाख की जगह बची है। अब 2 लाख की जगह बची है तो पहले इसको उड़ाओ। जो 20% रेट से टैक्सेबल है, एसटीसीजी 111A, उसको उड़ाओ। फिर भी अगर जगह बचती है तो फिर इसको उतारो अंदर, 12.5% वाला 112। और फिर भी जगह बचती है तो 112A को उतारो अंदर, ठीक है? लेकिन वो एक 25 से ऊपर गया उतना ही, और जो ऊपर बैलेंस बचा उस पर आपको खाली क्या लगाना है? टैक्स लगाना है, ठीक है? सो डोंट वरी, वी विल कंसीडर ऑल द क्वेश्चंस अगेन। सो यहां पर हमारे कैपिटल गेन के सारे प्रोविजंस होते हैं खत्म, ठीक है? अब हम रुक करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की और अगले सेशन में, ठीक है? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अच्छा लगे। और एप्लीकेशन का लिंक भी मैंने आपको यहाँ पर नीचे डाउनलोड करके दिया हुआ है। ये जो पूरा अपना सिंप्लीफाइड बुक है, दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द एप्लीकेशंस। पीडीएफ में अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा इसका, ठीक है? इफ यू वांट टू एक्सेस इन सॉफ्ट कॉपी तो आपको एप्लीकेशन में ही उसको यूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू परचेज दिस बुक और इफ यू वांट टू परचेज दिस कोर्स, तो वो भी आपको डिटेल पूरा एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और बाकी मेरा नंबर तो मैंने आपको दिया हुआ ही है, और यहाँ पर भी मेरा नंबर है, ठीक है? यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय।